Hello everyone. How's everyone doing today? Is everyone okay? Okay, that's good. I hope everyone is doing fine. Okay. एंटी एंजाइनल आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी एंजाइनल ड्रग, जिसमें जैसे अगर एंजाइना पेक्टोरिस की बात की जाए उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी एंजाइनल ड्रग यूज़ करते हैं। आपने नॉर्मली सुना होगा एंजाइना के बारे में, एक तरीके से ये ना चेस्ट पेन को भी, मतलब उसमें क्लिनिकली सिंड्रोम होते हैं बट स्कीमिक चेस्ट पेन को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, स्कीमिक से आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पूरी कर पा रही है, जितनी हमारी बॉडी की डिमांड है उस बेसिस पर ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, या इम्बैलेंस हो गया है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड का और सप्लाई का, दोनों में एक तरीके से एक तालमेल सही नहीं बैठा। उसकी वजह से क्या हुआ है, एंजाइना हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस भी बोल सकते हो। इसका जो सीवियर सिम्टम है, जो मतलब एक तरीके से सर्व करता है हमारे सिम्टम को, वो होता है मायोकार्डियल इस्कीमिया, जिसमें हमारा रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाता है हार्ट मसल में। ठीक है, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो स्कीमिया आप याद रखिए कि ये ऑक्सीजन से रिलेट करता है, कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है किसी ऑर्गन या टिश्यूज में, जहाँ पे क्या होता है और जो ऑक्सीजन है उसकी शॉर्टेज होने लगती है। मायोकार्डियल ऑक्सीजन इम्बैलेंस में क्या होता है, जो हार्ट मसल्स होती हैं ना, जैसे मायोकार्डियम है, वो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं रिसीव कर पा रही हैं या ब्लड को सप्लाई नहीं कर पा रही हैं, तब चांसेस हैं किसके, एंजाइना पेक्टोरिस के। कुछ आप जानोगे, एक तो हमें सिम्टम्स अगर देखा जाए, एक नॉर्मल सिम्टम आपको, प्राइमरी सिम्टम आपको पता है चेस्ट पेन होने वाला है। ठीक है, लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होता है। अगर आप एक तरीके से ऐसे डायग्नोस भी कर सकते हो कि अगर किसी के चेस्ट पेन है राइट साइड में, हमेशा ऐसा नहीं होता एंजाइना पेन हो, कभी कभी वो कह देते हैं ना गैस का दर्द हो रहा है, गैस बन गई है, इस तरीके से वो भी होता है। बट कुछ केसेस में सीवियर होने पर ये एंजाइना की प्रॉब्लम हो सकती है। चेस्ट पेन है, टिपिकली लेफ्ट साइड में होता है, और पेन जो है वो रेडिएट होता है, मतलब कि एक जगह से चलकर बहुत जगह फैलता है, जैसे नेक में, बैक में, जॉ में, लिम्स में, इन पर्टिकुलर जगह फैलेगा। आप ये समझ के चलिए कि प्राइमरी सिम्टम्स हैं हमारे। उसके साथ साथ जो साथ ही साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जिसमें इंडाइजेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायफोरेसिस, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग, ये साथ में इंक्लूड हो जाए। देखो यहाँ पे एसोसिएटेड सिम्टम्स में हमारा इंडाइजेशन आ गया, इंडाइजेशन हो गया, कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि गैस बन सकती है, तो एक तरीके से फॉल्स अलार्म भी जा सकता है। बट प्राइमरी सिम्टम्स अगर ये हैं कि ऐसा हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द उसको ट्रीटमेंट या डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। मोस्ट कॉमनली जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस होती हैं ना, वहाँ पर उसकी वजह से होता है एंजाइना। एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर आर्टरीज नैरो हो गई हैं, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे एक तरीके से आप मान के चलो प्लेग बिल्टअप हो गया है, कुछ डिपोजिशन हो गया है आर्टरीज में, उसकी वजह से भी एंजाइना कॉज हो सकता है। 3 तरीके के एंजाइना होते हैं। एक तो स्टेबल रहता है, जो मोस्ट कॉमन टाइप का एंजाइना है हमारा, मतलब आप इसको देख सकते हो, जैसे कभी कभी होता है ना कि जैसे बड़े लोग होते हैं कुछ एज के बाद, एक एज फैक्टर ऐसा होता है, उसके बाद अगर फिजिकल एक्सर्शन हो जाए, कुछ स्ट्रेस है या वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, उन लोगों में ना ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं स्टेबल एंजाइना को। और इसका कॉज होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, वो लीड करता है रिड्यूस कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन के लिए। तो हमारा जो मोस्ट कॉमन वन है ना, वो स्टेबल एंजाइना होता है, और वेरिएंट एंजाइना जो होता है वो कॉमन नहीं है, और आप उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, आप उसके बारे में ऐसा सच बोल नहीं पाओगे कि हाँ ये वेरिएंट एंजाइना है या नहीं। और रेस्ट के टाइम पर होता है, मतलब जैसे होता है ना कि कोई लेटे लेटे, बहुत लोग बोलते हैं कि पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ था या नहीं, तो रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, रेस्टिंग स्लीप टाइम पे चांसेस
कॉजेज़ हैं कि वेरिएंट एंजाइना हुआ हो, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा या ब्लड्स जैसे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो बस फिर तो बहुत आगे पहुंच जाएगा। बट रिड्यूस इसमें क्या होता है, ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की डिलीवरी ना वो कम हो जाती है, जैसे कॉर्नरी वैसोस्पैज्म है ना उसकी वजह से। तो इसका ट्रीटमेंट भी यही है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए वैसोस्पैज्म को रिलीव करना ज़रूरी है, तभी उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। अब अनस्टेबल एंजाइना होता है वो भी रेस्ट के टाइम पर ही होता है, रेस्ट के टाइम पर अटैक होता है एक तरीके से, इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। इसमें थोड़ा सा ना क्या होता है कि थोड़े लंबे समय का हो जाता है, कि अनस्टेबल एंजाइना को आप ये कह सकते हो रेस्टिंग के टाइम पर एक लंबे समय तक चेस्ट पेन और ये सब होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही होता है, ब्लड जो आर्टरीज हैं ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट करती हैं तब होता है। देखो ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। जिन पेशेंट्स को या जिन लोगों को ये एंजाइना की प्रॉब्लम होती है उनको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। फिज़िकल एक्टिविटी में ये नहीं है कि आप इतना ज़्यादा हो जाए कि आप उसको एग्जर्शन स्टेट में पहुंच जाओ, एग्जॉस्ट नहीं करना है। फिज़िकल एक्टिविटी करनी है कि अगर आप एक जगह बैठे रहते हो या कुछ नहीं करते, आपका काम ऐसा है कि वो अलाउ नहीं करता आपको ज़्यादा मूवमेंट, तो आपको वहाँ पे अपनी फिज़िकल एक्टिविटी इंक्लूड करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप ना अपना वेट लॉस पे ज़रा ध्यान दीजिए कि वेट लॉस होना चाहिए। और हमने क्या बात की थी, जहाँ CVS होगा वहाँ पे आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। हर कोई कार्डियो से रिलेटेड, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा। उसको आपके जान पहचान में है या आप किसी को जानते हो एज सच, उसको कार्डियो की प्रॉब्लम है बट साथ ही साथ स्मोकिंग करता है, तो कोशिश कराइए कि वो छोड़ दे। फैटी एसिड जो है उसका इनटेक कम करना पड़ेगा, कि जो लोग फैटी एसिड लेते हैं उसका कम करो। अब देखो लाइफस्टाइल से मैनेज नहीं होता, साथ ही साथ उसके साथ मेडिकेशन चलेगी। आप मान के चलिए कि एक तो लाइफस्टाइल का फैक्टर हो गया हमारे पास कि आपको ये है, ये हेल्प करेगा आपको। अब कुछ कंडीशन ऐसी है कि एकदम से लाइफस्टाइल से नहीं होगा, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मेडिकेशन इंक्लूड होगा। ठीक है, मेडिकेशन जैसे ही इंक्लूड होगा तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा। बट सीवियर केस में ऐसा होता है कि जब लाइफस्टाइल और मेडिकेशन से मॉडिफिकेशन नहीं होता या कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, तो डायरेक्टली उसको सर्जरी पर मूव करना पड़ता है, कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, सर्जरी ही करानी पड़ेगी। अब जैसे कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी होती है ना, तो एंजाइना के उसमें करा सकते हैं, क्योंकि प्लेग एथेरोस्क्लेरोसिस का है ना कि प्लेग बिल्डअप हो रहा है, आर्टरीज वो कहते हैं ना कि आर्टरीज जाम हो गई है, वर्क नहीं कर रही है नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में, तो उसके बेसिस पर ऐसे ट्रीटमेंट शुरू होगा। अब एंटी एंजाइनल ड्रग्स यूज़ की जाएंगी यहाँ पे मेडिकेशन में, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, वैसोडाइलेटर्स हैं। अब एंटी एंजाइनल ड्रग्स की बात करें, ये वो ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस को होने नहीं देती या उसके जो मतलब उसको ट्रीट करने में हेल्प करती है। जैसे कि जो मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से हुआ था ना, उसके ट्रीटमेंट में हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। जब हम एंटी एंजाइनल ड्रग यूज़ करेंगे ना, तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो बढ़ा देगा हार्ट मसल्स में, या फिर एक तरीके से जो डिक्रीज था ऑक्सीजन की डिमांड जो डिक्रीज हो रही, देखो सप्लाई और डिमांडिंग पे बात चल रही है, या तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देगा या फिर ऑक्सीजन की डिमांड ही कम कर देगा कि ज़्यादा मांगे ही नहीं। ठीक है, उसको क्या करना है, सप्लाई बढ़ा दो कि उसको ज़्यादा भेजने लगो। अब या कुछ ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है तो उसकी डिमांड थोड़ी कम कराओ, डिमांड कम कराएंगे तो वहाँ भी वो एक तरीके से मैनेज हो जाएगा। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग, नीड्स नहीं कह सकते, पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेडिकेशन को टेलर किया गया है, उसके साथ उनको कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड कराया गया है कि कंबाइन करके देंगे तो ज़्यादा बेटर इफेक्ट शो होगा और साइड इफेक्ट ना कम होंगे, इसलिए कॉम्बिनेशन में मेडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब जैसे एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं जिसमें वैसोडाइलेटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी आते हैं इसी में। वैसोडाइलेटर नाइट्रेट्स हैं हमारे, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं। वैसोडाइलेटर्स का काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना और ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज करना।
जो हमारी मायोकार्डियम है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम बढ़ा देगा, साथ ही साथ जो वर्कलोड आ रहा था हार्ट पे वो कम हो जाएगा, उसकी वहाँ पे ये मैकेनिज्म हो गया। इसके साथ जैसे एक वेसोडाइलेटर्स में आप क्या याद रखोगे, हमारा नाइट्रोग्लिसरीन याद रखना, क्योंकि बहुत कॉमन होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है इन फ्यूचर कि कौन सा एंटी एंजाइनल ड्रग है मोस्ट कॉमन यूज्ड, ठीक है, जो एक्यूट एंजाइना रिलीफ में यूज होता है, वो है नाइट्रोग्लिसरीन। अमाइल नाइट्रेट है, बहुत सारे और अलग हैं जो हमें देखने हैं, इसमें से पर्टिकुलर हम उनके सार भी पढ़ेंगे सबके आगे जाकर। और देखो क्लासिफिकेशंस में बहुत सारी ड्रग्स हैं, आपको उनके बारे में अगर पढ़ना है, आपको उनके बारे में ज़्यादा स्ट्रक्चरली और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन जानना है, तो आप क्या करो, हमारी जो वेबसाइट है, साइट पे जाके विजिट करो firsthope.co.in पर। वहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, क्योंकि एक साथ तो नहीं हो पाएगा, बट आप उस पे जाके एक्स्ट्रा उसको पढ़ लोगे। अब जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, इसके नाम से ही आप समझ जाओ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो ये क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कैल्शियम की एंट्री हार्ट में आने से, या ब्लड वेसल सेल्स में उसकी एंट्री नहीं होने देगा, प्रिवेंट करता है कैल्शियम को हार्ट या ब्लड वेसल्स में आने से, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल रिलैक्स होती है और आर्टरीज जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी वो साथ ही साथ डायलेट होना शुरू हो जाती हैं। डायलेट होते ही क्या होगा, ब्लड फ्लो था वो इम्प्रूव होगा। किस में इम्प्रूवमेंट आएंगी, ब्लड फ्लो में इम्प्रूवमेंट आएगी, जो ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पा रहा था, ठीक है। कैल्शियम, इसके नाम से ही आपको पता चल गया है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को एक तरीके से कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा, जिससे कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो नहीं हो पाएगा। जैसे ही वो नहीं होगा, ये ड्रग्स उसको रोकेंगी, हार्ट जो है और ब्लड वेसल सेल्स में एंटर करने से मसल रिलैक्स होगी, डायलेशन हो जाएगा आर्टरीज से और ब्लड फ्लो इम्प्रूव होना शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल विरम्पिल, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत अलग अलग निफेडिपिन है, एम्लोडिपिन है, ये प्रॉपरली यूज़ किए जाते हैं। आज के टाइम पे ये यूज़ कर लिए जाते हैं, ये भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इनको कॉम्बिनेशन में इसलिए देते हैं कि थोड़ा सा ना उसका जो कंबाइन करके देंगे तो साइड इफेक्ट भी मैनेज हो जाता है और इनकी वर्किंग जो है वो बेटर हो जाती है, ट्रीटमेंट अच्छे से प्रोवाइड होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये समरी टेबल है, इसका वेसोडाइलेटर्स हैं, इसके मेडिकेशंस हैं, तो आप यहाँ से पूरा लर्न कर लीजिएगा और इजी पड़ेगा एग्जाम में लिखने पे जब आपके पास क्लासिफिकेशन आएगी। अब हम मूव ऑन करते हैं, अपनी पर्टिकुलर जो सुपरस्क्रिप्टेड ड्रग्स थी ना उनके बारे में पढ़ेंगे, वो ड्रग्स का केमिकल स्ट्रक्चर, सार, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका केमिकल सिंथेसिस, वो सब हम आगे देखते हैं, ठीक है। जो ये सारी क्लासिफिकेशन है वो हमने बता दी ना, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप वेबसाइट से उसको ले लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए नोट्स और वहाँ से पढ़ लीजिए। सबसे पहली हमारी जो ड्रग है जिसकी हमने बात की थी ना, बहुत कॉमन है, वो है हमारी नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन को हम ग्लिसरल ट्राई नाइट्रेट भी बोलते हैं। ये एक तरीके से नाइट्रेट एस्टर है ग्लिसरॉल में। 3 नाइट्रेट ग्रुप्स होते हैं, 3 नाइट्रेट ग्रुप्स हैं, 1 2 3 नाइट्रेट ग्रुप्स, 3 और इसमें 3 और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं ग्लिसरॉल में, ठीक है। 1 2 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 नाइट्रेट ग्रुप, ठीक है। एस्ट्रिफाइड होते हैं 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। मोड ऑफ एक्शन में क्या होता है, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रेट का है, याद रखिए कि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन जैसे ही मेटाबोलाइज्ड होगा तो वो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा। वेसोडाइलेशन में क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एक्टिवेट करता है ग्यूनोलाइट साइक्लेज से। ग्यूनोलाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करके CGMP का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, साथ ही साथ जो स्मूथ मसल है वहाँ पर रिलैक्सेशन होगा। एक तरीके से हमको वहाँ पे रिलैक्सेशन कराना है, वेसोडाइलेशन होगा, उसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन में याद रखिए, नाइट्रोग्लिसरीन वेसोडाइलेशन कराता है बेस्ट ब्लड फ्लो के लिए, अच्छे से ब्लड होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज क्या करेगा, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन मेटाबोलाइज होगा ना, वो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करेगा। कार्डियक वर्कलोड का रिडक्शन कराने से भी क्या होता है, जैसे कि वेन्स डायलेट होंगी मोर देन आर्टरीज। डायलेशन जो होता है वेन्स में होता है मोर देन आर्टरीज के कंपैरिजन में, तो वेनस रिटर्न जो है,
ठीक है, प्रीलोड बोल लो आप, वो कम हो जाता है। प्रीलोड कम होगा तो जो मायोकार्डियल की ऑक्सीजन डिमांड है ना वो भी कम हो जाती है। एक तरीके से हमने ना अपने कार्डियक का वर्कलोड कम करना है, जो उस पर थोड़ा सा बर्डन पड़ रहा है ना उसको मैनेज कराना है। हमारी वेन्स डायलेट होंगी, अगर आप कंपेयर करो आर्टरीज और वेन्स में, वेन्स डायलेट होती हैं, प्रीलोड कम किया जाता है, ऑक्सीजन की डिमांड कम की जाती है। हमने देखा था ना, या तो सप्लाई बढ़ा दो या डिमांड कम कर दो, तो यहाँ पे डिमांड कम करने का काम नाइट्रोग्लिसरीन का होता है। यूजेस में हमारा एंजाइना पेक्टोरिस है, वो एक्यूट रिलीफ एंजाइनल अटैक अगर किसी को हुआ है तब यूज किया जाएगा। हार्ट फेलियर के टाइम पे जो एक्यूट, ये सारा जो है नाइट्रोग्लिसरीन हमारे एक्यूट लेवल पर काम करता है, हाई-फाई पे नहीं जाएगा। हाइपरटेंशन है, उसमें एडजंक्ट की तरह यूज़ किया जाएगा हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में। एनल फिस्टुलास होते हैं, वेसोडाइलेशन कॉज कराना है, प्रेशर रिड्यूस करना है, तब पर्टिकुलरली इसको यूज़ किया जाएगा। ये तो आपको तीनों पता ही है। एंजाइनल ड्रग है, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ करोगे, हार्ट फेलियर में यूज़ करोगे, हाइपरटेंशन में यूज़ करोगे, ये तीन। एक एक्स्ट्रा जो है एनल फिस्टुला याद रखा, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकली अप्लाई करेंगे जिससे वेसोडाइलेशन होगा और प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसका सार देखेंगे, सार में जो इसके कंपाउंड्स हैं हमारे वो क्या क्या करते हैं। जैसे सार है, इसमें नाइट्रेट एस्टर ग्रुप होता है जो बहुत ज़रूरी है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज के लिए। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराने के लिए नाइट्रेट एस्टर ग्रुप लगाना चाहिए। नंबर और पोजीशन जो है नाइट्रेट ग्रुप की, वो उसकी पोटेंसी और ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करता है, कि हमें पता है इस यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, ये लगा है, तो इससे क्या होगा ना, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो ड्रग है वो कितना पोटेंट है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए है। तो उसके लिए हमारा नाइट्रेट एस्टर ग्रुप ज़रूरी होता है। ग्लिसरॉल बैकबोन जो है वो प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी को, एक तरीके से जैसे कि प्रॉपर ओरिएंटेशन हो सके एंजाइम मीडिएटेड जो नाइट्रिक एसिड रिलीज है ना वहाँ पर। तो ग्लिसरॉल बहुत ज़रूरी होता है जो नाइट्रिक एसिड रिलीज के लिए चाहिए हमें। साथ ही साथ नाइट्रिक ऑक्साइड एसिड रिलीज, समझ गए आप। हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट जो होता है हमारा, हाइड्रोक्सिल का जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वो सॉल्युबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। हमने देखा था और यूनिट्स में भी हाइड्रोक्लोराइड आता है, जो वो सॉल्ट आता है वो सॉल्युबिलिटी के लिए आता है, कि कहीं ना कहीं वो सॉल्ट हमारे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ वो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो हमारा हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दो चीज़ों के लिए है, एक सॉल्युबिलिटी के लिए और एक बायो अवेलेबिलिटी के लिए। सिंथेसिस में देखिए ये कंपाउंड है हमारा, किस कंपाउंड से स्टार्ट होती है सिंथेसिस नाइट्रोग्लिसरीन में, वो देखेंगे हम। ये कंपाउंड है हमारा ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो क्या फॉर्म होता है हमारा, नाइट्रोग्लिसरीन फॉर्म होता है, ठीक है। बस इतनी ही सिंथेसिस है, इतनी ही सिंथेसिस को याद कर लेना बहुत इजी होता है। अगर एंटी एंजाइनल ड्रग में अगर किसी पर्टिकुलर ड्रग का पूछा भी नहीं गया, अगर सार पूछा, सिंथेसिस पूछा, तो आप ये लिख कर आ सकते हो, ठीक है, कि एंटी एंजाइनल ड्रग में मोस्ट कॉमनली एक्यूट एंजाइना ट्रीटमेंट में हमारी क्या यूज़ होती है, नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ होती है। नाइट्रोग्लिसरीन का सिंथेसिस है हमारा ग्लिसरॉल अंडर द नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनकी प्रेजेंस में होगा। जब ये रिएक्ट कराएगा तो क्या फॉर्म करेगा, हमारा नाइट्रोग्लिसरीन फॉर्म होता है, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर में एक तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। सार में नाइट्रेट एस्टर ग्रुप होता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रिक एसिड रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा। फिर जो इसकी पोजीशन है, पोजीशन हमें इसलिए देखनी है क्योंकि पोटेंट होना चाहिए हमारा ड्रग, और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए। ग्लिसरॉल जो है वो एक तरीके से एंजाइम मीडिएटेड नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो सॉल्युबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी को देखते हैं, ठीक है। ये हमारा नाइट्रोग्लिसरीन हो गया पहला कंपाउंड। फिर आते हैं हम दूसरे कंपाउंड पे अपने। अब है हमारा जो दूसरा कंपाउंड है वो आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्राइट है। आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्राइट हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रेट है, जो किससे डिराइव होता है, आइसोसॉर्बेट से, जिसमें हमारे दो नाइट्रेट ग्रुप लगते हैं, उनको एस्टरिफाइड किया जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे,
किस पे, आइसोसॉर्बिड मोइटी पे, आइसोसॉर्बिड मोइटी पे ही लगेगा। मोड ऑफ एक्शन नाइट्रेट ग्रुप है तो आप समझिए यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, मेटाबोलाइज होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा जो वेसोडाइलेशन कॉज करेगा। जैसे हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा ना मेटाबोलाइज होके, तो एक तरीके से वेसोडाइलेशन कॉज करेगा। वेसोडाइलेशन का क्या होता है, ये प्राइमरी देखो वैसोडाइलेशन हो गया, वैसोडाइलेशन में डायलेट करेगा वेन्स को जिससे प्रीलोड कम होगा, आर्टरीज पर करेगा वैसोडाइलेशन, जब आर्टरीज डायलेट होंगी तो वहाँ पे आफ्टर लोड कम होगा, साथ ही साथ जो हमारा पूरा कार्डियक वर्कलोड है ना वो भी कम हो जाएगा। कॉर्नरी आर्टरी डायलेशन में जो ब्लड फ्लो था वो बढ़ जाता है मायोकार्डियम में और इसकी वजह से क्या होता है, जो स्कीमिया होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो डिमांड सप्लाई जो कम हुई है वो सही हो जाती है। कहाँ यूज करोगे, आपको ये पता है, आप एंजाइना पेक्टोरियस में यूज करोगे, ये सबको मतलब एंटी एंजाइनल ड्रग है तो एंजाइना पेक्टोरियस में यूज करोगे ना। हार्ट फेलियर के टाइम पर जब आपको प्रीलोड और आफ्टर लोड मतलब कार्डियक वर्कलोड कम करना हो उस टाइम उसके सिम्टम्स मैनेज करने के लिए यूज़ करोगे। और हमारा रेनॉल्ड्स फिनोमिनन है, ये एक तरीके से ऑफ लेबली यूज़ किया गया है कि जिससे ब्लड फ्लो था किसी एक्सट्रीम कंडीशन में जो अफेक्ट हुआ था उसको ब्लड फ्लो को सही से प्रॉपर तरीके से चला सके या प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो कर सके। अब इसमें भी देखो नाइट्रेट एस्टर ग्रुप है, नाइट्रेट एस्टर ग्रुप तो इसलिए है जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज में काम आएगा, वो बहुत ज़रूरी है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज के लिए। इसका प्रेजेंस और इसकी पोजीशन पोटेंसी और ड्यूरेशन पे होती है। हमने नाइट्रोग्लिसरीन देखा था ना, वो पोटेंसी और ड्यूरेशन नाइट्रेट ग्रुप का यही काम है, पहले तो उसको नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराना, फिर उसकी प्रेजेंस और पोजीशन इसलिए है कि पोटेंसी और ड्यूरेशन जो है अपने कंपाउंड की वो बन सके। अब आइसोसॉर्बिड बैकबोन क्या होती है, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। एक अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होना है एंजाइम मीडिएटेड नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज का, उसके लिए हमारी आइसोसॉर्बिड बैकबोन ज़रूरी है। अब जैसे हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट की हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी, इसमें थोड़ा सा मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी के लिए भी हाइड्रोक्सिल कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट हमारा ज़रूरी है। इसमें केमिकल सिंथेसिस में जब आप डी ग्लूकोज को रिएक्ट कराओगे पीटीएफसी से तो वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने के बाद ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या है, ठीक है, ये बन गया, यहाँ बना। इसको बनने के बाद हमने इसको रिएक्ट कराया नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, जब इसका रिएक्शन होगा तो आइसोसॉर्बिड डाइनाइट्रेट बनेगा। ठीक है, ये हमारी कॉमन सिंथेसिस हो गई, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा डी ग्लूकोज था, उसे पीटीएससी से ट्रीट कराया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में उससे रिएक्ट करने के बाद फिर हमारा क्या बनता है, आइसोसॉर्बिड डाइनाइट्रेट। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट कंपाउंड पर मूव करते हैं।